आयन एपिसोड 44। गोदाम से मिले बही खातों को लेकर अभिमन्यु चकिया गांव के लिए रवाना हो गया था। बीच रास्ते में उसने दीनदयाल को फोन लगाया और पूछा, दीनदयाल, कुछ पता चला उस नंबर से? सरदार ने हमला करने से पहले किससे बात की थी? दीनदयाल ने बताया, सर, उस सरदार को चकिया से ही बहुत से कॉल्स आए हैं, लेकिन नंबर अनट्रेसेबल है। लगता है जिसने भी कॉल किया है टेम्पररी सिम लगाकर किया होगा, जिसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। अभिमन्यु ने कहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये सारे कॉल्स सरपंच ने करवाए हैं। दीनदयाल ने फोन पर कहा, लेकिन सर जी, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, हम उनसे पूछताछ कैसे कर सकते हैं? अभिमन्यु जानता था कि दीनदयाल सच कह रहा है और ये भी जानता था कि बिना सबूत के वो सरपंच से इस मामले में कोई भी बात छेड़ नहीं सकता था। अभिमन्यु ने दीनदयाल से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, पर इतना तो हम जान गए हैं कि चकिया गांव से ही किसी ने सरदार को फोन लगाया है। वो दिन भी दूर नहीं जब हम उस बंदे का पता लगा कर रहेंगे। अभिमन्यु ने फोन काटने से पहले दीनदयाल से पूछा कि उसे चकिया पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दीनदयाल ने बताया, बस 45 मिनट में वो घर पहुंच जाएंगे। अभिमन्यु ने टाइम देखा, शाम के 5:30 बजने वाले थे। अभिमन्यु ने सोचा, अब तक तो प्रीति घर भी पहुंच चुकी होगी। उसने दीनदयाल से कहा कि वो भी 6:30 बजे तक पहुंच जाएगा। फिर उसने फोन काट दिया। करीब 7 बजे प्रीति के घर के मेन गेट के बाहर एक टैक्सी रुकी और अभिमन्यु एक बड़ा सा बैग लिए गाड़ी से उतरा। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और गेट के अंदर आ गया। अभिमन्यु बैग लिए प्रीति के घर की तरफ बढ़ा। इस बार बिना हिचकिचाए उसने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद आयुषी ने दरवाजा खोला और वो भी इस बार अभिमन्यु को देखकर बिल्कुल नहीं चौंकी। उसने अभिमन्यु को एक बार नाराजगी से देखा और वहां से बिना कुछ कहे चल दी। अभिमन्यु सीधे प्रीति के कमरे में जा पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था और प्रीति बिस्तर पर लेटी हुई एक किताब पढ़ रही थी। अभिमन्यु ने दरवाजे को ठकठकाया। प्रीति ने आवाज सुनकर दरवाजे की ओर देखा और अभिमन्यु को वहां खड़ा देख उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो शर्म से लाल हो गई। कंधे पर बैग लिए खड़ा अभिमन्यु प्रीति को बेहद हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु ने भी उसे देख मुस्कुरा दिया। लगता था जैसे दोनों एक दूसरे को देखने का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी इच्छा पूरी हो गई। अभिमन्यु प्रीति के पास उसके बेड पर बैठ गया। उसने प्रीति को देखकर पूछा, कैसी हो? तुमने अपने पैर को ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? थोड़ा आराम किया या नहीं? प्रीति ने हामी भरते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैंने अपना अच्छे से ख्याल रखा है। फिर उसने अभिमन्यु से पूछा, तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? अभिमन्यु ने प्रीति को वो सब बताया जो मुजफ्फरपुर में हुआ था और उसने कैसे सरदार नाम के हत्यारे को ढूंढ निकाला था। अभिमन्यु ने प्रीति को ये भी बताया कि सरदार को चकिया के किसी अननोन नंबर से बहुत सारे कॉल्स आए थे। प्रीति ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चकिया में कोई अभिमन्यु की जान लेना चाहता है और वो सरपंच भी हो सकता था। अभिमन्यु ने कुछ सोचने के बाद प्रीति से कहा, प्रीति, तुम तो यहाँ काफी समय से रह रही हो, तुम सरपंच और उसके आदमियों के बारे में क्या जानती हो? प्रीति को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा और उसने अभिमन्यु से कहा, मैं सरपंच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं तो बस यहाँ एक स्कूल टीचर हूँ। यहाँ के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि उनके बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए भी मुझे उन्हें बहुत समझाना पड़ा। यहाँ तक कि मुझे स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत भी करवानी पड़ी
ताकि बच्चों को स्कूल आने का मन करे। अभिमन्यु समझ गया कि प्रीति से पूछना बेकार है, क्योंकि वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती होगी। प्रीति समझ गई कि अभिमन्यु के मन में क्या चल रहा था और वो बोली, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, पर मैं एक बात जानती हूँ, जब तक तुम यहाँ अपने काम से काम रखते हो सब ठीक है। यहाँ लोग, खास करके पंचायत के लोग, अपने काम में किसी का भी दखल पसंद नहीं करते, सो मैं अपने काम से काम रखती हूँ। प्रीति ने अभिमन्यु को ये सब एक इशारा देते हुए कहा था। अभिमन्यु समझ गया कि अगर उसे सरपंच के राज जानने हैं तो ये बड़ी होशियारी से और छुप कर करना होगा। अभिमन्यु इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि प्रीति ने चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान तोड़ा और कहा, ज्यादा सोचो मत, तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इस बात की तह तक पहुँच कर ही रहोगे। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। तभी अचानक उसे याद आया कि वो प्रीति के लिए कुछ लाया है। उसने बैग से एक बॉक्स निकाला और प्रीति को देते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज मना मत करना। प्रीति हैरान थी। उसने वो बॉक्स ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें एक नया और महंगा मोबाइल था। प्रीति तुरंत बोल पड़ी, मैं ये नहीं ले सकती, इतना महंगा फोन खरीदने की क्या जरूरत थी। अभिमन्यु ने कहा, तुम्हारा फोन मेरी वजह से खोया था और फिर तुमने मेरी जान भी बचाई थी, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। प्रीति तुनक कर बोली, मैं अपने लिए फोन खरीद सकती हूँ, मुझे तोहफे लेना पसंद नहीं, खासकर। अभिमन्यु ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, खासकर महंगे तोहफे। जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम एक सेल्फ मेड वुमन हो जो अपने लिए चीजें खरीद सकती है, और इसमें मेरा कोई ईगो नहीं है प्रीति, पर मैं सचमुच तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। मुझे तुम्हारी वजह से नई जिंदगी मिली है और मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, प्लीज इसे रख लो। प्रीति इसके आगे कुछ कह नहीं पाई। वो जानती थी कि अभिमन्यु के हर एक लफ्ज में सच्चाई थी। उसने फोन लेकर नरमी से उसे शुक्रिया अदा किया। अभिमन्यु और प्रीति ने एक दूसरे को देखा। उनकी नजरें उनके बीच के सारे अनकहे जज्बात बयां कर रही थी। अभिमन्यु ने घड़ी देखी। शाम के 7:30 बज रहे थे। काफी देर हो चुकी थी। वो जानता था माँ को उसकी फिक्र हो रही होगी और वो उसका इंतजार कर रही होगी। उसने प्रीति से कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके? प्रीति ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु वहां से चला गया। प्रीति ने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा और अपने ख्यालों में डूबी मुस्कुराने लगी। दरवाजे पर खड़ी आयुषी प्रीति के हाव भाव देख रही थी। उसने देखा कि प्रीति कैसे एक स्कूली लड़की की तरह शर्मा रही थी, जिसका दिल अपने सीनियर पर आ गया हो। आयुषी मुंह सिकोड़े सोच रही थी, अगर सरला देवी को उनके बेटे के बारे में पता लग जाए तो वो क्या कहेगी। सरला देवी इस बात से अनजान अभिमन्यु की राह देख रही थी और बहुत परेशान हो रही थी। वो कमरे में ही परेशानी के मारे चहलकदमी कर रही थी। दीनदयाल को ये देखकर चक्कर आ रहे थे और वो बोले जा रहा था, मैडम जी, सर आते ही होंगे, वो ठीक है, आप क्यों परेशान हो रही है? फिर आवाज दबाते हुए उसने भुनभुना कर कहा, और मुझे भी परेशान कर रही है। सरला देवी दीनदयाल के पास आ भन्ना कर बोली, तुम्हारे दशरथ को कहा था मैंने, अभिमन्यु को उस खराब जगह नहीं भेजे, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अभिमन्यु वहां आ गया और बोला, अम्मा, क्यों तंग कर रही हो उस बेचारे को? सरला देवी ने जैसे ही अभिमन्यु की आवाज सुनी, उनके कलेजे में ठंडक पहुंची और उन्होंने अभिमन्यु को इतनी जोर से गले लगाया कि अभिमन्यु को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो।
फिर सरला देवी ने अभिमन्यु को ढेर सारी शॉपिंग दिखाई और पूरे दिन भर की बात बताई। रात को खाना खाने के बाद अभिमन्यु और दीनदयाल जब अकेले थे, तब अभिमन्यु ने दीनदयाल को सब कुछ बताया और वो सारे बही खाते दिखाए जो उसे गोदाम से मिले थे। अभिमन्यु ने कहा, ये सारे खाते 4-5 साल के होंगे। हमें एक एक को गौर से देखना है। इन्हीं में से हमें पता चलेगा कि किन किन लोगों ने राजकुमारी साड़ी थोक में खरीदी है। दीनदयाल ने कहा, फिक्र मत कीजिए सर, मैं सारे कांस्टेबल को काम पर लगवाता हूँ। हम जल्द ही इस बही को खंगाल के सारे राज बाहर निकाल लेंगे। तभी अचानक से बिजली चली गई। अभिमन्यु और दीनदयाल छत पर थे। दीनदयाल ने कहा, सर जी, मैं अंदर नहीं सोऊंगा। आपकी अम्मा के खतरनाक खर्राटे मुझे रात भर सोने नहीं देते और ऊपर से ये गर्मी। प्लीज आज मुझे यहाँ सोने दीजिए। अभिमन्यु ने भावुक होते हुए कहा, अम्मा को अकेला छोड़ दिया जाए? दीनदयाल ने कहा, जी सर जी, मैडम जी इतनी थकी है कि उनको कुछ होश नहीं है। अभिमन्यु और दीनदयाल फिर अपनी चारपाई पर लेट गए और सो गए। लेकिन सरला देवी की नींद टूट गई और गर्मी के कारण वो उठ गई। वो छत पर आ गई और देखा कि अभिमन्यु और दीनदयाल चैन से सो रहे थे। सरला देवी की नजर प्रीति के घर की ओर गई और उसने देखा कि एक घर के हिस्से में लाइट ऑन थी। उसने सोचा, इतना बड़ा घर, उनके पास तो लाइट की व्यवस्था भी है। सरला देवी ने अपने आप से कहा, उनके यहाँ जनरेटर है तो और भी कुछ सामान जरूर होगा इस गर्मी से निपटने के लिए। इसी बहाने जाके देखूं तो कौन रहता है वहाँ। अभिमन्यु तो मुझे जाने तक नहीं देता। आज अच्छा बहाना है। क्या इस बार सरला देवी और प्रीति की मुलाकात हो जाएगी? आखिर कौन से राज छिपे हैं उस बही में? क्या अभिमन्यु जुटा पाएगा कोई सबूत सरपंच के खिलाफ? जानेंगे चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।